स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is Parliamentary Acts till 1857 का part 2. In the last lecture we have seen कि कैसे ब्रिटिशर्स ने वाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस को सिक्योर किया था. एन इलेबोरेट हायरार्की वॉज क्रिएटेड एट अ लंडन साइड एंड एट अ कैलकाटा साइड. अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल एंटर इनटू द कार्टर एक्ट. कार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853. ऑल ऑफ दिस एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके पहले हम लोगों ने ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म देखा था कि कैसे विथ इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इवॉल्विंग. बट ऑब्वियसली गवर्नर जनरल पहले बंगाल देयर आफ्टर इंडिया, उसके ऊपर भी बहुत इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रिटिशर्स ने बना के रखी थी. एंड दैट इज़ हाउ अ थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया वॉज कैरिड आउट इनटू लंडन. जो भी इंडिया से पैसा निकल रहा था वो लंदन की तरफ फ्लो हो रहा था. एंड दैट्स व्हाई दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की वजह से तो वी कैन सी इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अब एंट्रेंच भी होने वाली है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कार्टर एक्ट एंड कार्टर एक्ट अब कैसे डेवलप्ड हुए. बट अगेन जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस PPT ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स दोस्तों, CSC विद साइनिल नागरे, एंड यू विल गेट, और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट then obviously feel free to ask it to me on the Instagram channel of ours guys. So let's move forward. Our next important act is basically Carter Act of 1793. Obviously Carter Act of 1793 के पहले this administrative structure, इसको तो हमेशा आप ध्यान में आपको रखना ही है कि there is one London side and then there is one Calcutta side. And London side में भी हमने देखा था कि king और monarch will be the supreme entity. monarch के नीचे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट काम करेगा. उनके नीचे नाउ देयर विल बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे देयर विल बी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस विल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, जिसमें से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहेंगे. एंड ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म ये गवर्नमेंट मैकेनिज्म है. मोनार्क एंड मोनार्क के नीचे फिर गवर्नमेंट पार्लियामेंट. तो लंदन वाले साइड में दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एज फार एज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज कंसर्न वाज इरेक्टेड. वैसे ही कैलकाटा वाले साइड में अब हमने ये भी देख के रखा हुआ था कि देयर विल बी वन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड दिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब ये क्या करेंगे, इनके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी. एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले 4 मेंबर की थी उसके मेंबर अब रिड्यूस होकर वापस से 3 मेंबर हो चुके हैं. ये पिट्स इंडिया एक्ट नहीं किया था, ये भी हम लोगों ने देख लिया. एंड देयर आफ्टर देयर विल बी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास. तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, दे विल एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ द लोकल प्रिंसिपैलिटीज. एंड इसी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज कार्टर एक्ट of 1793. Again a significant act. Why this particular act is significant? Because Carter Act 1793 was the first in the series of the Carter Acts. ये पहला एक्ट क्यों था? What is the exactly the meaning of the Carter Act? इसी के ऊपर अब जाएंगे. We had already seen, if you remember, कि 1600 में precisely British East India Company got a trading privileges in India. 1600 में British East India Company को trading privilege मतलब मोनोपोली मिली थी इंडिया की. तो जो मोनोपोली ब्रिटिशर्स को 1600 में मिली थी, ऑब्वियसली फॉर इनिशियल पीरियड इट वाज फॉर द 15 ईयर्स. हमने ये भी देखा था कि ये 15 साल की मोनोपोली को फुलफिल करने के लिए 1615 में कंपनी वापस मोनार्क के पास गई एंड मोनार्क से इसका एक्सटेंशन मांगा था. मोनार्क ने एक्सटेंशन फर्दर 15 ईयर्स का भी दे के रखा था. बट फर्दर 15 ईयर्स के एक्सटेंशन के साथ इफ़ यू रिमेंबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनार्क को बोला भी था कि क्या बोल के रखा हुआ था कि ऑब्वियसली यू नीड टू हेल्प अस इन कैरिंग आउट ट्रेड विद इंडिया. एंड इसके वजह से सर थॉमस रो इंडिया में आए थे. ही वॉज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स द सेकेंड इन इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. जेम्स का रूल चल रहा था कि जेम्स द सेकेंड वॉज देयर, जिनका रूल उस ज़माने में ब्रिटेन में चल रहा था. उनके पास जैसे ही कंपनी गई 1615 में, तो मोनोपोली तो इंक्रीज़ हुई ही फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ द 15 ईयर्स. उसके साथ साथ थॉमस रो को भी इंडिया में भेजा गया था. दिस थॉमस रो अल्टीमेटली सिक्योर्ड trading permission for Surat factory as far as British East India Company is concerned.
अब ये सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई होगी कि कंपनी को मोनोपोली किसने दे के रखी है, ब्रिटिश मोनार्क ने दे के रखी है। एंड दैट मोनोपोली इज़ एन एसेंस, मोनोपोली इज़ एन एसेंस ऑफ ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। जैसे ही आपने मोनोपोली निकाल ली, ऑब्वियसली फिर कंपनी इंडिया के ऊपर राज कैसे करेगी ना, एंड दैट्स वाई ये मोनोपोली कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। अब मोनोपोली को आप कंटिन्यू कैसे रखोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मोनोपोली को कंटिन्यू रखने के लिए 1795 में कार्टर वॉज अबाउट टू एक्सपायर, एंड इसके पहले ही मोनार्क के पास वापस से कंपनी गई कि भाई कार्टर, ये जो आपने दे के रखा था मोनोपोली का वो ख़त्म हो रहा है ना, इसको रिन्यू करो। 1795 में जैसे ही मोनार्क के पास कंपनी गई, मतलब 95 में नहीं गई थी, अर्लियर पीरियड से ही कंपनी ने अटैम्प्ट चालू किए थे, मोनार्क ने हाथ खड़े कर दिए, भाई आई डू नॉट हैव पावर एनी मोर। और सारी पावर जो है किनके अंडर चली गई है, पार्लियामेंट के अंडर चली गई है। तो यू गो टू द पार्लियामेंट एंड ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम देयर, एंड दैट्स अल्टीमेटली कंपनी कहाँ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई, एंड पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारा मोनोपोली जो है इट वॉज ऑलवेज ग्रांटेड बाय मोनार्क फ्रॉम 1600 ऑनवर्ड, अब उसको आपस से आप एक्सटेंड करो। कंसिक्वेंटली कंपनी ने अपने आप को यू कैन से फर्दर पार्लियामेंट के अंडर सबमिट कर दिया, पहले भी कर चुकी है कंपनी, एंड इसके अंडर फिर कंपनी के लिए नए प्रोविज़न ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए, दैट इज़ कार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये वही वाला कार्टर है जो ब्रिटिश मोनार्क ने दिया था, बस इसका रिन्यूअल अब मोनार्क नहीं कर रहा है, इसका रिन्यूअल अब कौन कर रहा है, देन ऑब्वियसली इसका रिन्यूअल अब पार्लियामेंट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले जिस पर्पज़ के लिए ये एक्ट बना था वही पर्पज़ पार्लियामेंट ने सेटिस्फाई कर लिया। कंपनी की जो ट्रेडिंग मोनोपोली है इंडिया के ऊपर, दिस ट्रेड मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ द 20 ईयर्स। तो मोनोपोली अब कंटिन्यू रहेगी 20 साल के लिए, ओनली कंपनी कैन ट्रेड इन आवर कंट्री, मतलब बाकी कोई यूरोपियन एंटिटीज़ या फिर वी कैन से ब्रिटिश एंटिटीज़ इंडिया में आके धंधा नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, बिकॉज कंपनी हैज़ अ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल ट्रेडिंग राइट वी कैन से, एंड सिंगल ट्रेडिंग राइट किसके पास है, ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, तो ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन कैरी आउट ट्रेड इन आवर कंट्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अब कंपनी को ऑब्वियसली अगर ये ट्रेड मिल रहा है तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो व्हाट विल ब्रिटिश गवर्नमेंट गेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हुई हमको दिखाई है। सबसे पहले तो कंपनी प्रॉमिस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड स्टर्लिंग एवरी ईयर पर ईयर कंपनी ऑफ सप्लाई करेगी फ्रॉम द ट्रेजरी ऑफ कैलकाटा। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, प्रिसाइजली अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल यू कैन से वो मेंटेन कौन कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है, तो उसका खर्चा भी अब कैलकाटा की ट्रेजरी में से ही दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट इसमें हुआ है। ऑब्वियसली इट वाज अ क्विड प्रो क्वो, मतलब लेना देना था ये। कंपनी को 20 ईयर्स की मोनोपोली चाहिए थी, कंपनी को अपने 20 ईयर्स की मोनोपोली मिल गई। इन रिटर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना एजेंडा था कि गवर्नमेंट ने वही बोला, पार्लियामेंट भाई हमारे अंडर आता है, राइट, जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट इज़ कंट्रोलिंग पार्लियामेंट, उस ज़माने में भी तो वही चलता था। एंड गवर्नमेंट ने वही बोला कि भाई अगर हम लोग आपको ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे रहे हैं 20 साल की मोनोपोली, इन रिटर्न हमको क्या, देन ऑब्वियसली कंपनी ने गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एन्युअली प्लस जितना भी इसका खर्चा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो सारा इंडिया की ट्रेजरी देगी, दैट इज़ कैलकाटा की ट्रेजरी देगी, ये प्रॉमिस कर दिया। देयर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है ऑब्वियसली इसमें हम लोग को दिखाई देता है कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए। एंड ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस किसको दे दिए गए, ये ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए थे ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज को। ऑब्वियसली ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट ओवर हियर। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर कभी देखा होंगे, मैंने आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का डिफरेंस समझाया था। समवेयर अराउंड 1776 में एडम स्मिथ काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, ही हैड रिटन वेल्थ ऑफ नेशन नाम का बुक, एंड इन दिस पर्टिकुलर बुक एडम स्मिथ हैड एडवोकेटेड फॉर कैपिटलिज्म, दैट इज़ पॉलिसी ऑफ लाइसेंस फेयर। पॉलिसी ऑफ लाइसेंस फेयर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। एंड एडम स्मिथ की ये फिलॉसफी रैपिडली ब्रिटेन में फैल रही थी कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। एंड ऑब्वियसली जब कार्टर एक्ट का डिस्कशन चल रहा था, इट मस्ट हैव बीन अ ड्राफ्ट बिल वंस अपॉन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जब बिल का डिस्कशन चल रहा था तभी फ्री ट्रेडर से ही, कैपिटलिस्ट लोगों का फ्री ट्रेडर भी बोलोगे, तो फ्री ट्रेडर ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला था किसी एडम स्मिथ की फिलॉसफी के ऊपर हमको जाना है। एंड इन दैट कैपेसिटी गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। एंड गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब ये गवर्नमेंट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू गिव
मोनोपोली टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट कैसे मोनोपोली दे सकता है भाई, गवर्नमेंट को मोनोपोली बिल्कुल नहीं देनी है। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन। गवर्नमेंट के ऊपर जैसे ये प्रेशर बढ़ा, पर फिर भी गवर्नमेंट ने मोनोपोली दी, तो ये जो फ्री ट्रेडर थे, मतलब जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए था ना। उनको क्या मिला? तो उनको अल्टीमेटली ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले। इट वॉज मेड मैंडेटरी अपॉन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके ऊपर ये मैंडेट दिया गया, या फिर इनके ऊपर बेसिकली मैंडेटरी किया गया कि इनको एवरी ईयर, मतलब हर साल कंपनी जो है 3000 टनेज, ये कैपेसिटी भी इन्होंने बता के रखी थी कि 3000 टनेज वर्थ ऑफ शिप्स जो है या फिर शिपिंग है, इसका लाइसेंस कंपनी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिश प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देना पड़ेगा। एंड ये ब्रिटिश प्राइवेट एंटरप्राइजेस नाउ कुड ट्रेड विद इंडिया। अगेन यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि इट वॉज अ क्विड प्रो क्वो ओनली। कैपिटलिज्म ब्रिटेन में बढ़ रहा था, एंड ये कैपिटलिस्ट सपोर्टर, इनको फ्री ट्रेडर बोलोगे कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी, इकोनॉमी विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। एंड यही मार्केट फोर्सेस ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जब बनाया कि कंपनी को मोनोपोली मत दो, तो फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिसमें कंपनी की मोनोपोली तो कंटिन्यू हुई, बट प्राइवेट प्लेयर्स वर अलाउड टू कम इन आवर कंट्री। लाइसेंस रेजीम इसके लिए खोला गया, कंपनी के ऊपर ये मैंडेट दिया गया था कि एवरी ईयर 3000 टनेज ऑफ शिपिंग जो है आपको प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देना पड़ेगा। मतलब आप इंडिया में ट्रेड कैरी आउट करो, बट अब 3000 टनेज ऑफ शिपिंग आपको दूसरे ब्रिटेन के जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है उनका माल इंडिया में जाके बेचना पड़ेगा। उसके ऊपर ऑब्वियसली लाइसेंसिंग फ़ीस होगी, और जो लाइसेंसिंग फ़ीस है उसके पैसा कंपनी को ही आएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हमको कार्टर एक्ट में बनते हुए दिखाई दिए हैं। एंड दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि सबसे पहले तो कंपनी के जो कमर्शियल प्रिविलेजेस, ट्रेड मोनोपोली, वो 20 साल के लिए एक्सटेंड हुई। देयर आफ्टर अल्टीमेटली एक और सिग्निफिकेंट प्रोविज़न ये भी रहा है। अल्टीमेटली ये वाला प्रोविज़न जो है, दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। कार्टर एक्ट के पहले हमने देखा था कि इंडिया में पिट्स इंडिया एक्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है इसके बाद भी, बट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना था। इसमें एक अमेंडिंग एक्ट आया था, इसको एक अमेंड किया गया था, दैट इज़ अमेंडिंग एक्ट 1786। इफ़ यू रिमेंबर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में भेजा गया था, एंड कॉर्नवालिस ने इंडिया में आने के पहले 2 शर्तें रखी थी। सबसे पहली शर्त थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर वेटो इनको चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करने की पावर कॉर्नवालिस को चाहिए, एंड ही शॉल बी रिकॉग्नाइज एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस। ऑब्वियसली कॉर्नवालिस हिमसेल्फ अर्लियर यूज्ड टू बी द कमांडर इन चीफ, एंड कॉर्नवालिस का वही कहना था कि अगर मैं इंडिया में जा रहा हूँ तो इंडिया में जो भी ब्रिटेन फोर्सेस है, कंपनी की है, गवर्नमेंट की है, आई डोंट केयर, वो सारे ही फोर्सेस का कमांडर इन चीफ का टाइटल मुझे चाहिए। एंड ये दोनों चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री एक्ट जो बनाया हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें अमेंड करके डाले। कॉर्नवालिस वॉज अ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, ब्रिटिश मुनाक के रिक्वेस्ट के ऊपर इनको इंडिया में भेजा गया था, एंड मुनाक के सामने 2 कंडीशन कॉर्नवालिस ने जो रखी हुई थी वो एक्सेप्ट की गई। अमेंडिंग एक्ट में यही 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कि सबसे पहले कॉर्नवालिस, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विल गेट वीटो ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दूसरा प्रोविजन था कि कमांडर इन चीफ का टाइटल जो वो भी कॉर्नवालिस को दिया जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रोविजन आप छोड़ दो, बट ये वीटो वाला जो पावर है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड करने का पावर रहेगा, किसके पास रहेगा? गवर्नर जनरल के पास रहेगा। ये वाला पावर हैंसफोर्थ हर एक गवर्नर जनरल को दिया गया था वाया कार्टर एक्ट ऑफ 1793। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? तो एज आई टोल्ड यू कि 5 लाख पाउंड एनुअली जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगा, एंड जितना भी खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन में उठा रहा है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के रेवेन्यू से जाएगा। दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज अल्टीमेटली डिलीटेड इन एक्ट ऑफ 1919, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम बात करेंगे। एंड बेनिफिट टू प्राइवेट ट्रेडर, एज आई टोल्ड यू कि प्राइवेट ट्रेडर्स में अब ब्रिटेन के जो दूसरे प्राइवेट ट्रेडर है अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको आपको लाइसेंस देने पड़ेंगे, और ये लाइसेंस का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ शिपिंग जो है वो भी डिटरमाइन किया गया था कि 3000 टनेज ऑफ शिपिंग वर्थ ऑफ माल ये बाकी के प्राइवेट कंपनीज का ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज़ लाइसेंस इशू करोगे, लाइसेंस की फ़ी आप डिटरमाइन करो, प्राइवेट ट्रेडर वो लाइसेंस परचेस करके अपना माल इंडिया में आप भेज सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कैरी आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द कार्टर एक्ट ऑफ द 1793। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज़ कार्टर एक्ट ऑफ 1813।
नाउ कार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्ट रहा है। ऑब्वियसली मोनोपोली 20 साल के लिए ही थी। 1793 के बाद 1813 विल बी द नेक्स्ट ईयर, एंड दैट्स वाई कार्टर एक्ट ऑफ 1813 अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट एक्ट, बिकॉज इसमें भी लंदन साइड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रही है, नाउ दैट बाय एंड लार्ज रिमेन्स सेम कि ब्रिटिश मोनार्क रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वैसे अगर हम लोग इंडिया के साइड में आते हैं तो इंडिया के साइड में हमको कौन दिखाई देता है? देन ऑब्वियसली कैलकाटा गवर्नमेंट, एंड कैलकाटा में एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठा हुआ है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 3 मेंबर्स की। इसके अंडर अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड आफ्टर फिर गवर्नर ऑफ मद्रास बनते हुए हमको दिखाई दिए हैं। ऑब्वियसली अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसमें एक्ट से क्या क्या चेंजेस है वो देखेंगे। जैसे कार्टर एक्ट ऑफ 1793 डिड नॉट डू मच चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको यही चीज़ दिखाई देगी इवन इन एक्ट ऑफ 1833 एंड एक्ट ऑफ 1853, बिकॉज जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो पिट्स इंडिया एक्ट सब इंडिया में फिक्स हो चुका है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लंदन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये पाइवोट रहे हैं। अब जो भी चेंजेस होंगे छोटे मोटे ही चेंजेस होंगे हियर एंड देयर, बट वो अगले वाले एक्ट से होंगे जिसकी हमको लेटर ऑन बातें करनी है। सबसे पहले तो कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमको सबसे पहला वाला प्रोविजन दिखाई देता है कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली अब खत्म हो गई। ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी की अब बेसिकली एंड की गई, एंड एंड करके जो बेसिकली इंडिया का ट्रेड है इट वाज थ्रोन ओपन फॉर ईच एंड एवरी ब्रिटिश एंटिटी या फिर ब्रिटिश सिटीजन। ट्रेड मोनोपोली कंपनी की ख़त्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहेगा तो वही फ्री ट्रेडर्स का रहा है। हमने फ्री ट्रेडर्स के ऊपर अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि दे वर द फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। इनका होल्ड ऑफ सोसाइटी पे बढ़ रहा था। ब्रिटेन वॉज टर्निंग टू बी कैपिटलिस्ट कंट्री, एंड धीरे धीरे कैपिटलिज्म का होल्ड जो ब्रिटेन में बढ़ा, इसके वजह से कंपनी के ऊपर वो प्रेशर बढ़ा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा कि हाउ कैन गवर्नमेंट गिव दिस काइंड ऑफ द ट्रेडिंग प्रिविलेजेस टू कंपनी। अब वो इरा खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफियर इनटू इकोनॉमी, गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू गिव मोनोपोली टू ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट्स अ ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले ख़त्म की गई। इसका फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेडर्स को ही हुआ, मतलब कैपिटलिस्ट सेक्शन जो उनको हुआ, बट कंपनी हैड अपोज्ड इट टूथ एंड नेल कि भाई आप सोचिए हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी है, एंड अगर हमारा ट्रेड मोनोपोली अगर वहाँ पे चला गया तो हमारा शेयर प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली प्लमेट हो जाएगा, एंड अगर हमारा शेयर प्राइस प्लमेट हो गया तो हमको ताला लगाना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। वी कांट अफोर्ड टू रन कंपनी, एंड इन दैट सिनेरियो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इंडिया। तो भाई हमारा भी तो कुछ सोचो, एंड दैट्स अ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म करके 2 स्पेसिफिक ट्रेड के ऊपर कंपनी की मोनोपोली कंटिन्यू रखी। ये 2 स्पेसिफिक ट्रेड थे, ट्रेड इन टी, ट्रेड इन चाइना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर एस्पेक्ट दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ये 3 एस्पेक्ट के ऊपर कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंटिन्यू रखी फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ द 20 ईयर्स। तो ऑन वन हैंड ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई, मतलब इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके का धंधा चलता है ना। इंडिया में सॉल्ट पीटर का धंधा है, इंडिया में जूट का धंधा, इंडिया में इंडिगो का धंधा, इंडिया में कॉटन का धंधा है। तो बिजनेसेस आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल हेड्स। तो वैसे सारे ही हेड्स के अंडर ट्रेड जब वो ओपन हुआ एक्सेप्ट 2, दैट इज़ अगर आपको ब्रिटिश सिटीज़न अगर आप हो, आपको इंडिया में आके ट्रेड करना है चाय में, ट्रेड इन टी, तो आप धंधा नहीं कर सकते, वो अभी भी कंपनी की मोनोपोली है। वैसे अगर आपको इंडिया में आके या फिर चाइना के साथ ट्रेड करना है या फिर आपको डायरेक्टली चाइना के साथ ट्रेड करना है तो भी आप नहीं कर सकते। चाइना के साथ जो धंधा होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वाज गिवन एज अ रिस्पाइट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि ठीक है भाई हम लोगों ने आपकी मोनोपोली ख़त्म की, बट वी आर क्वाइट अवेयर, मतलब पार्लियामेंट नहीं बताया कि वी आर क्वाइट अवेयर कि अगर पूरी ही मोनोपोली ख़त्म कर दी तो योर शेयर प्राइस माइट प्लमेट, एंड शेयर प्राइस ख़त्म हो गया आपके तो आपकी कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई लीवे वाज गिवन कि सबसे पहले एक्सप्लिसिटली इट वाज मेंशन कि पॉलिटिकल मोनोपोली विल बी कंटिन्यूड फॉर 20 ईयर, एंड ट्रेड इन टी, ट्रेड इन चाइना
ट्रेड इंडियन ट्रेड विद चाइना, ये दोनों प्रोविजन जो है ये भी हम आपको दे रहे हैं, दे दोज विल रिमेन कंटिन्यू फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ द 20 ईयर्स। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम धीरे धीरे हमको दिखाई देता है कि यूटिलिटेरियन आइडिया ब्रिटेन सोसाइटी में होल्ड पकड़ रही थी। अब ये यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया था विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। एंड ये यूटिलिटेरियन आइडिया के अंडर हमको अब बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए। सबसे पहला वाला प्रोविजन है ₹1 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी को एजुकेशन के ऊपर खर्चे करने पड़ेंगे। इसके वजह से एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई, हमने उसको पहले ही कवर अप करके रखा हुआ है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक इटसेल्फ एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी में कमिटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन, हाउ इट गॉट डिवाइडेड इन बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट मेंबर and how that issue was sorted out by appointment of the Thomas Babington Macaulay to the position of the chairperson of this committee in 1833 एंड फिर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन इन 1835, जिसके वजह से इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी बनी, इंडिया में ट्रिकल डाउन थियरी ऑफ एजुकेशन भी अडॉप्ट हुई। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ द यूटिलिटेरियन आइडिया दैट इज़ ₹1 लाख ऑन एजुकेशन में जो स्पेंड हुआ वो। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो यूटिलिटेरियन आइडिया की वजह से ही आया दैट इज इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का मतलब क्या है? धर्म परिवर्तन वाली एक्टिविटी। ब्रिटेन में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम इवेंजलिकल एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ रही थी एंड दैट्स वो एक आइडिया सोसाइटी में जनरेट हुई कि हमको क्या करना है भाई, हम लोगों को जो है क्रिश्चियनिटी का बेनिफिट थ्रू आउट ह्यूमैनिटी को देना है। क्रिश्चियनिटी जब हम फैलाएंगे तो लोगों को क्या मिलेगा भाई? रेनेसेंस मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा, इक्वालिटी बेस्ड प्रिंसिपल मिलेंगे एंड दैट्स हम लोगों को इवेंजलिकल एक्टिविटी अब इंडिया में अलाउड करनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाली एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 इंडिया में बैन करके रखी थी। कंपनी एक प्रॉफिट मोटिव एंटिटी थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी एंड ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है ऑब्वियसली उनका प्राइमरी एजेंडा क्या रहने वाला है? तो ऑब्वियसली इनका प्राइमरी एजेंडा रहने वाला है किसका? देन ऑब्वियसली धंधा करने का। एंड ये जो धंधा इन लोगों को करना था ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। अगर ये धंधा हैम्पर हो जाता, अगर ये धर्म में कोई मस्ती करते, एंड दैट्स इवेंजलिकल एक्टिविटीज़ वर नॉट एट ऑल अलाउड इन आवर कंट्री। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइज, ओके। हाँ, सो इवेंजलिकल एक्टिविटीज़ वर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड दैट्स वाई अब इवेंजलिज्म इंडिया में होना चाहिए। इसका प्रेशर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा थैंक्स टू द यूटिलिटेरियन आइडिया कि इसका फ़ायदा मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को होगा, दैट इज़ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ वेर अलाउड इन आवर कंट्री एंड क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ जो अलाउड करके रखी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट प्रूव हुआ। इसकी धीरे धीरे लेटर ऑन बात करेंगे कि इसका क्या हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड पोस्ट 57 के सिनेरियो। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये दोनों प्रोविजन जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं एज फार एज कार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज कंसर्न एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट कार्टर एक्ट ऑफ 1813 कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली अब नई आइडियोलॉजी आ रही थी, फ्री ट्रेडर, लाइसेंस फेयर, इवेंजलिज्म एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। इसके वजह से पहले तो अब मोनोपोली ख़त्म कर दी गई एक्सेप्ट टू आइटम, ट्रेड इन टी, ट्रेड विद चाइना एंड देयर आफ्टर फिर एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड जो है फर्दर 20 ईयर्स के लिए इनको पॉलिटिकल मोनोपोली भी दी गई एंड देयर आफ्टर फिर अलॉटमेंट ऑफ द फंड फॉर एजुकेशन की 1 लाख रुपया खर्चा करना, उससे एसोसिएटेड कंट्रोवर्सी तो हमने पहले ही कवर अप करके रखी है एंड फाइनली क्रिश्चियन मिशनरीज जो है दे वर अलाउड टू कम इनटू इंडिया एंड कैरी आउट देयर प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटी। इसके ऊपर भी आपको हमेशा एक याद रखना है कि कंपनी ऑलवेज अपोज दिस प्रोविजन बिकॉज ऑफ द फियर कि इसके वजह से लोकल लेवल पे गड़बड़ होगी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा फैलेगा एंड धंधा ख़राब होगा एंड जहाँ पे ट्रेड ख़राब होगा वहाँ पे कंपनी वाज ऑलवेज वेरी ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई कंपनी हैड अपोज्ड इट। बट ऑब्वियसली अब यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है, यूटिलिटेरियन आइडियाज़ है, उसके अंदर ब्रिटेन चल रहा है, तो ऑब्वियसली वाला प्रोविजन अब अलाउड करके रखा हुआ था। कंसिक्वेंटली अब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने का भी ट्राई किया एंड इसकी वजह से फिर राजा राम मोहन रॉय ने एक काफ़ी फेमस बुक भी लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली परसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें क्रिश्चियन रिलीजन को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने का काम किया। वो भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो भी है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट दैट इज़ कार्टर एक्ट ऑफ 1833। कार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्ट रहा है
इनफैक्ट कार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया क्यों? बिकॉज अगेन 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली है, तो ऑब्वियसली 1813 के बाद 1833 विल बी द नेक्स्ट ईयर, राइट? एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट एक्ट इज बेसिकली कार्टर एक्ट ऑफ 1833. Now, as far as Carter Act 1833 is concerned, again लंदन वाली साइट एंड कैलकाटा वाली साइट इट बाय एंड लार्ज रिमेन्स सेम कि मोनार्क है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, देयर आफ्टर फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर आफ्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. वैसे अगर कैलकाटा साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैलकाटा साइड में अभी भी हम लोगों को दिखाई देता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज देयर. इसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर बैठे हुए हैं. देयर आफ्टर फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास. नाउ अगेन कार्टर एक्ट ऑफ 1833 का आने का सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट प्रोविजन तो वही था कि क्या हुआ है भाई, ऑब्वियसली 1833 आते आते अब वी कैन क्लियरली सी कि 20 साल ख़त्म हो चुके हैं. बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या था कि 1833 आते आते अब ब्रिटिशर्स वेर मास्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो. हमने देखा था कि 1820 के अराउंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर हुआ एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर के बाद पेशवा जो है उनको एग्जाइल किया गया, पेशवाशिप एंड की गई, पेशवास की टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर ली. ऑब्वियसली बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम इवन मैसूर जो है वो वाला एरिया भी अनेक्स करके रखा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. इफ़ यू रिमेंबर इट वाज विलियम बेंटिक जिन्होंने मैसूर वाला एरिया अनेक्स करके रखा था कंपनी की टेरिटरी में, मैसूर में जो प्रिंसिपैलिटी थी उसको ख़त्म करके. तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा टेरिटरी अब कंपनी के अंडर आया था. एंड 1820 से लेके 1830 के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिक हुआ उसमें 2 बड़े प्रोविंसेस भी अब इंडिया में आए. अपार्ट फ्रॉम बंगाल देयर वाज बॉम्बे प्रोविंस एंड देयर आफ्टर मद्रास प्रोविंस. मद्रास प्रोविंस तो इन्होंने 1799 में ही बना के रखा था, बट ऑब्वियसली जब मैसूर बेंटिक ने अनेक्स किया तो मैसूर भी मद्रास के अंडर डाला गया. तो समवेयर अराउंड 1833 के अराउंड ही ये चीज़ हुई थी. एंड बॉम्बे प्रोविंस तो 1820 में बना हुआ था जब पेशवा की टेरिटरी कंपनी ने कैप्चर की. पेशवा की कैप्चर की गई टेरिटरी में से अभी का ऑलमोस्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, साउथर्न राजस्थान एंड देयर आफ्टर फिर सिंध प्रोविंस जो अभी के लिए पाकिस्तान में, इतना बड़ा एक बॉम्बे प्रोविंस जो वो भी कंपनी ने निकाला. तो अब 2 बड़े प्रोविंस भी आ चुके हैं एंड देयर आफ्टर आधे से ज़्यादा इंडिया भी कंपनी के अंडर चला गया है. सतलज के रिवर के नीचे का जितना भी इंडिया है वो कंपनी के अंडर है. एंड दैट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिक इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट प्रोविजन ये एक्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि कंपनी की अब जो ट्रेड मोनोपोली है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गई. मतलब जो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना जो था अब वो वाला मोनोपोली भी कंपनी के पास नहीं रहा. कंपनी ने वापस अपना दुखड़ा रोया, वही जो 20 साल पहले भी कंपनी रो चुकी थी कि ट्रेड मोनोपोली निकालोगे तो हमारा शेयर कोई क्यों खरीदेगा, एंड अगर हमारा शेयर कोई खरीदेगा नहीं तो ऑब्वियसली हाउ कैन वी कैरी आउट आवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला. एंड फॉर दैट पर्पज़ जैसे ट्रेड मोनोपोली कंपनी की ख़त्म हो गई उनको एक क्विड प्रो क्वो के तहत एक चीज़ दी गई कि गवर्नमेंट ने ये सिक्योर करके रखा था कि कंपनी के शेयर होल्डर दे विल गेट फिक्स डिविडेंड ऑफ 10.5% अगर उनके पास कंपनी का शेयर है. इसके अंदर भी बड़े झमेले थे, जैसे कि एक प्रोविज़न था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 10.5% का डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कंपनी का शेयर 200 पाउंड से ज़्यादा के रेट पे ख़रीद के रखा हुआ है. ऑब्वियसली वो माइनर प्रोविज़न है, उसमें नहीं जाना है. बस ऊपर से याद रखो कि कंपनी के शेयर होल्डर को अब गारंटी दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि यू विल गेट अ डिविडेंड ऑफ 10.5%, फिक्स डिविडेंड ऑफ 10.5% इफ़ यू आर हैविंग कंपनी शेयर. तो कंपनी का जो फियर था वो डू अवे किया गया. और ऑब्वियसली ये 10.5% कोई लंदन अपने जेब से नहीं भरने वाला था. ये खर्चा जो है कैलकाटा के ऊपर डाला गया. इट इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैलकाटा गवर्नमेंट दैट दे शॉल जनरेट इनफ अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन. विलियम बेंटिक ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करके भी रखा हुआ था कि विलियम बेंटिक वॉज परहैप्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वी कैन से कि जिसने अपना पूरा ट्रेजरी जो है वो प्रॉफिट में ला के रखा हुआ था. तो ये प्रोविज़न कंपनी ने इंडिया के ऊपर ही ढकेल दिए, गवर्नमेंट एंड कंपनी मिलकर, और कंपनी का जो डिविडेंड है वो इंडिया के जेब से जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछे सर ये डिविडेंड क्या होता है. तो डिविडेंड इज़ एन इकोनॉमिकल टर्म. आप इकोनॉमिक्स में इसको इलेबोरेटली पढ़ोगे. बट कंसिडर कि आज के टाइम पे अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो
तो वहाँ पे पैसा रखने के बाद आपको एक फ़िक्स इंटरेस्ट रेट आता है। सेविंग अकाउंट अगर आप खोलोगे तो बराबर, वैसे आपने फ़िक्स डिपॉजिट रखा तो एफडी का भी इंटरेस्ट रेट आपके पास आता ही आता है। तो वैसे अगर आपने से फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस के स्टॉक परचेस किए, से फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का एक स्टॉक परचेस कर लिया, मतलब एक शेयर आपने परचेस कर लिया, तो आपको उसका फ़ायदा क्या होगा, वो शेयर की प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बढ़ती रहेगी, वो तो है ही, बट सिंस यू हैव परचेज दैट शेयर, यू आर ओनर ऑफ कंपनी, तो ऑब्वियसली रिलायंस पूरे साल में जो प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका एक सर्टन अमाउंट आपको भी मिलेगा, उसको आप बोलोगे डिविडेंड। तो ये डिविडेंड जो है प्रॉफिट में से आता है, एंड कंपनी को अब ये गारंटी किया गया था या फिर कंपनी के शेयर होल्डर को कि आपको 10.5% का फिक्स डिविडेंड देंगे हम लोग। कौन देंगे? देन ऑब्वियसली इंडिया का गवर्नमेंट अब देगा। एंड ये 10.5% डिविडेंड की वजह से कंपनी का वो फियर डू अवे किया गया कि शेयर प्राइजेस कम होंगे एंड कंपनी डूब जाएगी, बिकॉज अब एक फिक्स इंटरेस्ट आ रहा है वो भी 10.5%, विच इज़ क्वाइट हाई। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी से पैसा निकालने की या फिर शेयर बेचने की कोशिश नहीं करने वाला है। देयर आफ्टर तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो है, जो पॉलिटिकल मोनोपोली है कंपनी की, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है कंपनी के इन इंडिया, वो कंटिन्यू रखे गए फॉर फर्दर पीरियड ऑफ द 20 ईयर्स। ऑब्वियसली कंपनी एक कमर्शियल कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, एंड वो ट्रेडिंग कंपनी को वही बोला गया भाई अब आपका ट्रेड बंद करो। आप ट्रेड बंद तो कंपनी ने फिर भी कभी नहीं किया, बस एक जनरल इंस्ट्रक्शन था कि सून आपको जो क्या करना है, कमर्शियल फंक्शन आपके बंद करना है, बट कंपनी ने वो हमेशा से चालू रखे। एंड इन रिटर्न कंपनी को ये बोला गया कि आपकी पॉलिटिकल मोनोपोली हम लोग 20 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट प्रोविज़न था कि कंपनी को एक गारंटी मिली कि 20 साल के लिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म उन्हीं के अंडर रहेगा, एंड अब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड भी मिलेगा, और वो डिविडेंड इंडिया के ट्रेजरी से हम लोग निकाल के ब्रिटिश पब्लिक को, जो हु आर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, उनको दे भी सकते हैं। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द गवर्नर जनरलशिप। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनका प्रमोशन किया गया एंड ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, इंडिया में अब कौन रहेगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। ऑब्वियसली सिंस इट इज़ अ प्रमोशन, विलियम बेंटिक ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाउ ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज विलियम बेंटिक के अंडर वो पोजीशन थी ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, एंड उन्हीं का प्रमोशन हुआ। तो इट अगेन क्लियरली सिग्निफाइड कि ब्रिटिशर्स वर नाउ इन चार्ज ऑफ एंटायर इंडिया, एंड एक पैन इंडियन एम्पायर अब ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहा है। फर्दर हम लोगों को ये भी दिखाई देता है कि बेसिकली विलियम बेंटिक के अंडर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक एडिशनल मेंबर इन्होंने डाला। दैट पर्टिकुलर मेंबर वॉज लॉ मेंबर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इट वॉज डिसाइडेड कि लॉ मेंबर जो है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले रहेंगे, एंड मैकॉले को इंडिया में भेजने के बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी। क्या व्हाट वाज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ही हैज़ टू कैरी आउट लॉ रिफॉर्म, एंड फॉर दैट पर्पज़ लॉ कमीशन अब इनके अंडर इंडिया में बनेगा। अल्टीमेटली यही लॉ कमीशन ने इंडिया में इंडियन पीनल कोड रिकमेंड किया था इन 1833 इटसेल्फ, एंड फाइनली आईपीसी जो है 1860 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें अभी रिसेंटली 2023 में ही हम लोगों ने कुछ अमेंडमेंट करके रखे हुए हैं, ब्रिटिशर्स को गाली डालते हुए भी। बट वॉट एवर द केस में भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। आईपीसी 1860 लगने से पहले इंडिया में कौन सा लॉ चलता था? कुरान शरिया, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति का। कुरान शरिया का लॉ जो है ऑब्वियसली इट वाज रिलेटेड टू द ब्लड मनी। आप कितना भी बड़ा ऑफेंस करो बट यू कैन बाय आउट योर क्राइम, आप पैसे देके आपका क्राइम खरीद सकते थे। वैसे ही अगर आप धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति की बात करेंगे देन उसका निगेटिव पॉइंट क्या था कि उसके अंदर हमको दिखाई देता है कि वर्णाश्रम धर्म बेस्ड सिस्टम थी। वर्णाश्रम धर्म बेस्ड जस्टिस मैंने आपको एंशियंट पीरियड में भी समझाया था, बट इन नटशेल कि अगर से फॉर एग्जांपल दो एक्यूज है, एक ब्राह्मण है एंड एक शूद्र है, तो शूद्र को ही गुनहगार माना जाएगा। एंड वैसे ही अल्टीमेटली अगर दो एक्यूज है, दोनों शूद्र है, तो इसमें बेसिकली फिर ऑर्डियल बाय फायर, ऑर्डियल बाय पॉइजन, ऑर्डियल बाय ब्लाइंड फोल्ड ऐसे मैकेनिज्म हुआ करते थे। तो जिसके वजह से दैट सिस्टम वॉज नेवर कंसिडर्ड एज गुड बाय ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने इसको रिप्लेस करने की पैरवी की, फाइनली आईपीसी बनाया एंड आईपीसी को इम्प्लीमेंट भी किया। द मोमेंट आईपीसी गॉट इम्प्लीमेंटेड आपके ओल्ड क्रिमिनल सिविल लॉज रिप्लेस हो गए, नए क्रिमिनल लॉज एंड कंसिक्वेंटली इवन सिविल लॉज जो इंडिया में आने चालू हो गए।
तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है एज फार एज लॉ साइड इज कंसर्न। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोविंसेस है, ये प्रोविंसेस टोटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर डाले गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सारे ही राइट रहेंगे रिलेटेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड प्रोविंस ऑफ मद्रास। ये पहले भी प्रोविजन था बट इसको वापस से एक्सप्लिसिटली लिखा गया कि इनके एग्जीक्यूटिव एंड देयर आफ्टर लेजिस्लेटिव पावर, दोनों पावर जो है, ये दोनों पावर अल्टीमेटली कैन बी एक्सरसाइज बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ। तो इन लोगों को टोटली सबसर्वियंट ट्रीटमेंट जो है ये पर्टिकुलर एक्ट के अंडर दे के रखी थी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन वी कैन सी इज बेसिकली रिलेटेड टू द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द सिविल सर्विसेज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रोविजन बना के रखा था कि इंडियन जो है उनको सिविल सर्विसेज में एंट्री देनी चाहिए। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। देयर वॉज एन अनरिटन एग्रीमेंट इन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंपनी कि इंडिया में जो ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब सिविल सर्वेंट है, ये सिविल सर्वेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमेशा नॉमिनेट करेगा एंड इन रिटर्न ब्रिटिश मोनार्क गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट के पास एक राइट रहेगा कि इंडिया में जो अब गवर्नर जनरल है वो ये लोग अपॉइंट करेंगे। इट वॉज अ क्विड प्रो को वी कैन से, बट अ वर्बल क्विड प्रो को, ये कभी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहा है। बस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्नवालिस ये पोजीशन अब इंडिया में डेवलप्ड हो चुकी है, उसके एविडेंसेस हमारे पास है। कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली, मार्किस ऑफ हेस्टिंग, इवन विलियम बेंटिक एंड देयर आफ्टर इवन डलहाउजी एंड कैनिंग, ये डायरेक्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटी इंडिया में माने जाते हैं, जबकि वो राइट कंपनी के पास होना चाहिए, पॉलिटिकल मोनोपोली कंपनी के पास है। तो इन रिटर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कौन सा अधिकार दे के रखा था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट रहेंगे, मतलब कोविनेटेड सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स रहेंगे, वो कोविनेटेड सिविल सर्विसेज के ऑफिसर कंपनी नॉमिनेट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कंपनी ने इसमें फिर रेसिस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करके रखी थी। हमने ये भी देखा था कि रेसिज्म इंप्लीमेंट करने का काम कॉर्नवालिस ने ही किया था, रिचर्ड वेलेस्ली ऑनवर्ड ये पॉलिसी बाय एंड लार्ज कंपनी ने फिर कंटिन्यू रखी थी। एंड उसको ना फॉर द फर्स्ट टाइम क्रैक देने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया कि एटलीस्ट सर्टन इंडियंस इनको इंडिया की सिविल सर्विसेज में आपको लाना है। बट इट वॉज अ जनरल इंस्ट्रक्शन, मैंडेटरी नहीं था, तो कंपनी ने इसको कोई सीरियसली लिया नहीं और कोई भी इंडियन जो है इसको सिविल सर्विसेज में इंडक्ट नहीं किया गया। कोविनेटेड सिविल सर्विसेज मतलब हायर सिविल सर्विसेज में इंडक्ट नहीं किया गया। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये हम लोग 1947 के बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये वाले प्रोविज़न जो है इतने ही याद रखने हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हियर कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल मोनोपोली 20 साल के लिए कंटिन्यू रही। ट्रेड विद चाइना, ट्रेड इंटी, सारी ही मोनोपोली ख़त्म हो गई। एंड देयर आफ्टर शेयर होल्डर के इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो सिक्योर रखने के लिए 10.5% का डिविडेंड हर साल आपको मिलेगा अगर आपने शेयर जो है 200 पाउंड प्लस के रेट पे ख़रीदा हुआ है। दे वैसे ही फिर अल्टीमेटली अब ऑब्वियसली सारे ही यूरोपियंस अब इंडिया में आ सकते हैं बिकॉज कंपनी की मोनोपोली अब हट चुकी है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी हुआ, जैसे हमने पहले ही देख के रखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल आया एंड सारी ही प्रोविंस इनके अंडर अब डाले गए। वो पर्टिकुलर प्रोविंस का पूरा फाइनेंस, पूरा एग्जीक्यूटिव एंड देयर आफ्टर इवन लेजिस्लेटिव मैटर जो है ये सारा किन के पास आएगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आएगा। एक नया एडिशनल मेंबर दैट इज़ लॉ मेंबर अब ऐड किया जाएगा, दैट इज़ 4th मेंबर, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। एंड थॉमस मैकॉले के अंडर जो लॉ कमीशन बना उन्होंने इंडियन पीनल कोड सजेस्ट किया था जो फाइनली 1860 में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कि कंपनी को कोई इंडियंस को अब सर्विसेज में लाना पड़ेगा, सिंस कंपनी इज़ रूलिंग इंडियाज टेरिटरी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी और हिज मैजेस्टी। उन्होंने दिए हुए प्रोविजन अब वो कंपनी के ऊपर जो है डाले गए, बट कंपनी ने कभी भी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, जिसका वजह से फिर एक्ट ऑफ 1853 में हम लोगों को एक और बेसिकली डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। बट अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कंपनी वॉज नाउ रिड्यूस्ड एज अ प्योरली कमर्शियल बॉडी इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपना धंधा कैरी आउट नहीं करता था, कंपनी कैरिड आउट आवर बिजनेस, इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, तो धंधा कैरी आउट करेगा, बस मोनोपोली ख़त्म हुई है। मतलब अब कंपनी भी इंडिया में धंधा कैरी आउट करेगी एंड लंदन में बैठी हुई हज़ारों प्राइवेट कंपनी है वो भी इंडिया के साथ धंधा कैरी आउट कर सकती है। कंपनी कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, इसी को बोला जाता है मोनोपोली ख़त्म हो गई। वैसे फिर रेगुलेशन ऑफ द लॉज ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि धीरे धीरे करके आईपीसी अब इंडिया में आना चालू हुआ, जो मैंने आपको बता के रखा था। एंड देयर आफ्टर फिर इसके साथ साथ वी कैन से कि अब इंडिया में रूल ऑफ लॉ का राज्य और स्ट्रेंथन होने वाला था।
तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्ट, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कार्टर एक्ट ऑफ 1853. अगेन कार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्ट रहा है. ऑब्वियसली 20 साल के लिए कंपनी की पॉलिटिकल मोनोपोली कंटिन्यू थी, तो 1833 के बाद 20 साल मतलब 1853. तो लेट्स सी अब 1853 में फाइनली क्या हुआ. तो कार्टर एक्ट 1853. तो दिस कार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसकी एक लंदन साइड है एंड अगेन बेसिकली एक कैलकाटा साइड है, राइट. अब हम लोगों ने देखा है कि इसके पहले वाले एक्ट से थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे होने को दिखाई देते हैं. मोनार्क, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, देयर आफ्टर फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. वैसे ही अगर हम लोग कैलकाटा वाले साइड में आते हैं तो नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज़ देयर, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में हम लोगों को अब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है दिखाई देती है. वैसे ही अल्टीमेटली नाउ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड देयर आफ्टर फिर गवर्नर ऑफ मद्रास इज देयर, हु आर टोटली सबसर्विएंट टू गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वी कैन से. तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोविजन, एक एक करके देखते हैं कि अब ये वाले एक्ट में क्या क्या चेंजेस होने चालू हो गए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोविजन ऑफ द कार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज दैट कि कंपनी की हम लोग पॉलिटिकल मोनोपोली कंटिन्यू रख रहे हैं इंडिया के ऊपर. बट विदाउट एनी टाइम पीरियड. विदाउट एनी टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि कंपनी को अब बेसिकली कोई गारंटी नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल मोनोपोली कब तक कंटिन्यू रखी जाएगी. ये क्लियर कट इंडिकेशन था टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि योर टाइम इज़ अप नाउ, बहुत ही जल्दी आपको इंडिया से निकलना पड़ेगा. यानी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोविजन माना जाता है, बिकॉज henceforth इट वॉज क्वाइट क्लियर कि वेरी सुन ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इंडिया और गोइंग टू टेक पोजेशन ऑफ इंडिया, एंड इन दैट कैपेसिटी कंपनी को एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि उनका टाइम ऑफ इंडिया में बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है. तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्ट को इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का फाउंडेटरी एक्ट भी माना जाता है, बिकॉज नाउ एक नई बॉडी दैट इज इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की गई. ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कौन सी, तो नाउ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी देयर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसके 6 नए मेंबर ऐड किए गए एंड 6 नए मेंबर ऐड करने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस ज़माने में अब 6 मेंबर थे. 6 मेंबर मतलब कौन है, तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्लस अभी हमने देखा था कि इसके 4 मेंबर अभी भी अवेलेबल है एंड एक कमांडर इन चीफ. तो ऐसे टोटल 6 मेंबर हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं. तो ये 6 मेंबर मतलब ये वाले जो 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के टोटल प्लस ये 6 नए मेंबर, ये ऐसे टोटल 12 मेंबर की बन के बनेगी आपकी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हर एक बंदा इधर आके बैठेगा एंड ऑब्वियसली इसमें अब 6 नए मेंबर भी इन्होंने डाल के रखे हुए थे. एंड दैट इज़ अब इंडिया में ड्यूअल मेंबरशिप वाले प्रोविजन भी आ गए कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शॉल बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम. ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर आफ्टर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनने वाला था. तो नाउ यू कैन क्लियरली गेज कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके बैठ सकता है. तो वही वाला पंगा यहाँ से चालू हुआ है. इट इज़ बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्ट जिन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते क्लियरली बोल के रखा था कि देयर आर 6 एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इसमें ऑब्वियसली गवर्नर जनरल का नाम खुद आता है, प्लस इसके 4 मेंबर है एंड इसमें एक और बंदा आप ऐड करो दैट इज़ चीफ कमांडिंग इन ऑफिसर और यू कैन से दैट कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस. तो ऐसे टोटल 6 मेंबर 4 5 6 एंड प्लस 6 न्यू मेंबर्स विल बी एडेड एंड ऐसी टोटल 12 मेंबर की बन के ये न्यू इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी कैन से कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो इंडिया में सेपरेट किए गए. अभी तक आपने देखा होगा कि एक एग्जीक्यूटिव बंदा ही लेजिस्लेटिव फंक्शन निभा रहा है, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ 1784 एंड 1784 से लेके अब तक आपको ये प्रोविजन इंडिया में कंटिन्यू दिखाई देंगे कि दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज़ परफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एक लॉ मेंबर बस इन्होंने ऐड करके रखा था वाया एक्ट ऑफ 1833, बट वो लॉ मेंबर भी जो ऐड करके रखा था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एम्बिट के अंडर था.
तो आपके पास एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं थी। वो इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाने का काम वाया स्पेसिफिक टैक्स बनता हुआ हमको दिखाई दिया है। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये प्रोविजन जो है इस ज़माने के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, द नेम इज़ बेसिकली डलहौजी। तो डलहौजी ने रिकमेंड करके रखा था कि देयर इज़ वेरी हैवी चार्ज ऑन मी, मुझे बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ रहा है बिकॉज आई एम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मुझे बंगाल भी देखना पड़ रहा है और मुझे इंडिया भी देखना पड़ रहा है, तो इट इज़ बिकमिंग टू मच हेक्टिक एंड दैट्स व्हाई यू शैल क्रिएट अ सेपरेट पोजीशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन जो क्रिएट की गई इन ऑर्डर टू रिलीव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्टरिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। And thereafter fourth and important provision we can say कि it was clearly mentioned now कि henceforth इंडिया की जो सिविल सर्विसेज है ये सिविल सर्विसेज विल बी कंडक्टेड ऑन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अब इंडिया में आपको कंडक्ट करनी है एंड उसी के थ्रू आपको क्या करना है, देन ऑब्वियसली आपको इंडिया के जो सिविल सर्वेंट जो भरने हैं। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो राइट था टू नॉमिनेट सिविल सर्वेंट, अब ये पर्टिकुलर राइट जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से निकाल लिया गया बाय स्टेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अकॉर्डिंगली इंडिया में फिर मैकॉले कमेटी बनी विच वाज अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। ये वही मैकॉले है जिन्होंने 1835 में ये अपना ये भी दे के रखा हुआ था, दैट इज़ मिनट ऑन एजुकेशन। ये वही मैकॉले है जिन्होंने 1833 में ही आईपीसी भी बनाया था और ये यही मैकॉले है हु एक्टेड एज अ लॉ मेंबर फ्रॉम 1833 से लेके 1855 इन आवर कंट्री। तो ही वॉज स्टिल देयर। मैकॉले के अंडर फिर कमेटी बनी सिविल सर्विसेज कमेटी एंड ये सिविल सर्विसेज कमेटी ने अल्टीमेटली अपने रिकमेंडेशन दिए। इट वॉज डिज़ाइंड इन सच वे कि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। सबसे पहला जो है अपर एज वॉज डिटरमाइन एंड ये अपर एज जो है 21 ईयर्स का रखा गया। 21 साल के बाद आप सिविल सर्विसेज नहीं दे पाओगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ लंदन में ही होगी, इंडिया में इसका एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इन्होंने रखा था कि सिलेबस में लैटिन एंड आफ्टर ग्रीक लैंग्वेज सब्जेक्ट जो वो भी डाले जाएंगे। ऑब्वियसली ये लैंग्वेजेस उस ज़माने में ब्रिटेन में सिखाई जाती थी तो उनके बच्चों के लिए आसान था। अगर एक इंडियन बंदा है तो उसको विथिन 21 ईयर्स लंदन में जाके इसको पढ़ना, लैटिन ग्रीक लैंग्वेज सीखना और एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी मुश्किल था। ये कमेटी 1854 में बनी थी। अल्टीमेटली इसके रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए इन 1860 एंड 1860 में ही जो पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज़, तो पहली एग्ज़ाम में अल्टीमेटली सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि कार्टर एक्ट ऑफ 1853 was landmark act because it is considered as a foundatory act of parliamentary system in our country. It has laid a foundation stone we can say of the parliamentary system in our country and over a period of the time अब इसका evolution कैसे हुआ वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ के जितने भी पावर है अल्टीमेटली वो किसके हाथ में गए, प्रेसिडेंट के हाथ में गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अल्टीमेटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड उसके अंदर की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अल्टीमेटली बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने बाय द एक्ट ऑफ 1853 काफ़ी इवॉल्व करके रखा हुआ था। अल्टीमेटली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके नीचे ब्रिटिश प्रोविंस जिनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इवन चीफ कमिश्नर भी थे जो हम लोगों ने डलहौजी के टाइम पे पढ़ा था। एंड उनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस साइड, जुडिशियल साइड एंड आफ्टर फिर रेवेन्यू साइड। काफ़ी इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म अब इंडिया में इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू वी कैन से कंप्लीट हो चुका था एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव गिवन यू ओवर हियर ऑल्सो। एक माइनर प्रोविजन इसको भी थोड़ा सा याद रखना कि कंपनी के डायरेक्टर की संख्या भी इससे थोड़ी सी कम की गई थी। बट मेन प्रोविजन तो इंडिया में ही हुए कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बाइफर्केशन किया गया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये टोटल 12 मेंबर थे। एज आई टोल्ड यू 6 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही रहेंगे, तो दिस आर 6 मेंबर। उसके अलावा फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, रेगुलर जज एंड आफ्टर फिर जो लोकल प्रोविंसेस है, बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस
अगेन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पेशावर नहीं। इस पर्टिकुलर एक्ट आते आते पेशावर अभी भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी इंडिया में रही है, ये बाय एंड लार्ज अफ़गान या फिर पंजाबियों के हाथ में ही थी। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब कौन सा, तो दिल्ली से आगरा वाला जो एरिया है वो वाला एरिया। तो ये सारी एरिया में से एक एक जो है लोकल गवर्नमेंट अपना नॉमिनी भेजेगा, एंड ऐसे टोटल वी कैन सी कि टोटल 12 मेंबर जो है कि ये 6 पहले के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एंड ये 6 नए मेंबर इनकी बन के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। ऑब्वियसली ये वाले एक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ एक्ट भी बोला जाता है, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज़ एक्ट में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि क्राउन के इंटेंशन तो क्लियर थे कि उनको कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर लेना है, बट वो ले नहीं पाए। जो एक्ट इन्होंने बना के रखा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल 18 मेंबर रहेंगे, जिसमें 6 वर का क्राउन मेंबर एंड 10 मेंबर जो है उसकी कोरम रखी गई थी, दैट इज़ 10 मेंबर होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द मीटिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर 10 ही मेंबर रहे और क्राउन के अगर 6 मेंबर उसमें रहते हैं तो क्राउन कैन बिकम विक्टोरियस इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। बट बहुत ही फीबल एक्ट है, वी कैन से अनस्टेबल एक्ट है, और इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ भी बोल सकते हो। वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है, एंड ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इन्होंने धीरे धीरे करके अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई देता है कि इंडिया में अपना बेस बना के रखा। बट इनिशियल लेवल पे थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, इसको इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में आई, एंड देयर आफ्टर फाइनली एक स्टेटमेंट है सर चार्ल्स वुड का उस ज़माने में कि आई डू नॉट लुक अपॉन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज सम ऑफ द यंग इंडियन डू एज द न्यूक्लियस एंड बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। बट अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी रॉन्ग। चार्ल्स वुड्स हम पहले भी देख चुके, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने ही वुड्स डिस्पैच इंडिया में भेज के रखा था, और इन्होंने ही कार्टर एक्ट ऑफ 1853 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने ही बताया कि इससे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में नहीं आएगी, बट अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी रॉन्ग। ये सिस्टम काफ़ी सिग्निफिकेंटली इवॉल्व हुई इंडिया में, और इंडिया में इसके वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काफ़ी इफेक्टिवली लगती हुई हमको दिखाई दी है। एंड दैट सम्स अप गाइस टुडेज सेशन। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में कवर अप हो गया। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये पूरा सागा कहाँ से चालू करके रखा था, तो अराइवल ऑफ द फॉरेनर्स इन आवर कंट्री। फिर इसमें से ब्रिटिशर्स ने बाकी सारे एंटिटीज़ के साथ क्या किया, हाउ ब्रिटिशर्स बिकम विक्टोरियस। फिर हमने मुगल्स देखे, लेटर मुगल, उनके अंदर क्या क्या क्राइसिस डेवलप्ड हुए, उनकी पोजीशन वीकन कैसे हुई। देयर आफ्टर वी एंटर्ड इनटू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ आवर कंट्री, वी एंटर्ड इनटू बंगाल, देयर आफ्टर फिर अवध, देयर आफ्टर मुगल, आरकोट, मैसूर, त्रावणकोर, देयर आफ्टर इवन दिस वन दैट इज़ मराठास, एंड देयर आफ्टर इवन सिख। ये सारी इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ बनी कैसे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ब्रिटिशर्स ने इनको कॉन्क्वर कैसे किया, एंड कॉन्क्वर करने के बाद ब्रिटिशर्स ने फिर फॉरेन कंट्रीज़ को भी इंडिया में कैसे जोड़ के रखा, जिसमें वी हैव स्टडीड अफ़गानिस्तान, सिक्किम, नेपाल, भूटान, एंड देयर आफ्टर इवन बर्मा वाला एरिया। एंड अल्टीमेटली फिर ब्रिटिशर्स ने जो इतना बड़ा एरिया कैप्चर करके रखा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़म्स, मतलब हर एक गवर्नर जनरल इंडिया में जो था, इधर बंगाल या फिर इंडिया, उनकी पॉलिसी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, देयर आफ्टर फिर वॉरेन हेस्टिंग, देयर आफ्टर फिर कॉर्नवालिस, देयर आफ्टर मार्किस ऑफ हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, एंड देयर आफ्टर इवन ऑकलैंड, एंड ऑकलैंड के बाद डलहौजी, इन सबकी पॉलिसीज़ हम लोगों ने हियर एंड देयर कवर अप करके रखी थी। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि पॉलिसीज़ ऑफ द मार्किस ऑफ हेस्टिंग एंड देयर आफ्टर ऑकलैंड की जो है वो काफ़ी मिलिट्रिस्टिक इन नेचर, और उनको मिलिट्री में ही हम लोगों ने कवर अप करके रखा हुआ था। एंड फाइनली दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंपनी, जिसके वजह से अब एक इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म लंदन में मुनाक से लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तक इंडिया में अब डेवलप्ड हो चुका है। अब यही एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म के थ्रू इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन कैसे कैरी आउट किया गया, दैट इज़ इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री, जिसमें कमर्शियल पॉलिसी, जिसमें हम देखेंगे कि मर्केंटलिज्म, फ्री ट्रेड, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, एंड देयर आफ्टर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। हमने सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट कवर अप करके रखा है, हमको ये भी देखना है कि महालवारी सेटलमेंट एंड रैयतवारी सेटलमेंट एग्जैक्टली क्या है। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर द टुमारोज टॉपिक। अगेन उसको भी मेरे को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आई कैन नॉट स्ट्रेच लेक्चर्स मोर देन दिस नाउ। मेरे पास इतनी ही बैंडविड्थ है एट द मोस्ट 1 आवर की, एंड आप ही ने कमेंट में डाल के रखा था कि सर लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाओ, तो आई एम स्ट्रेचिंग इट फॉर 50 मिनट्स टू 1 आवर, बट इतना ही ड्यूरेशन आई कैन कीप मैक्सिमम फॉर अपकमिंग 1 वीक। मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में आई हैव रिक्वेस्टेड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्रांट भी हो जाएगी कि मुझे थोड़े से लंबे स्लॉट जो यूट्यूब पे चाहिए, अगर वो मिलते हैं देन ऑब्वियसली आई स्ट्रेच इट फॉर 2 to 3 आवर्स एंड आफ्टर आई पिट बिगर वीडियो, बट वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल हो पाएगा। तब तक 1-1 घंटे की वीडियो
एंड एटलीस्ट तब तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक का पीरियड जो विल ट्राई टू कवर अप. सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज. अगेन विल मीट टुमारो. और कल हम लोग उतरेंगे कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी. और इकोनॉमिकल पॉलिसी जिसके अंडर कमर्शियल, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड दर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन आवर कंट्री. ये सारी चीज़ें जो है अब हमको कवर करनी है, बिकॉज उसी के थ्रू तो इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने कैरी आउट किया, राइट. बट इन एनी वेज ख़त्म करने से पहले, दिस इज़ द लास्ट बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल गाइज. आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल एंड आई नो हाउ टू गेट टू दैट पर्टिकुलर लिमिट. एंड इन दैट कैपेसिटी एक कोर्स पूरा मैंने डिज़ाइन करके रखा है. इसमें आपको फाउंडेशन भी मिलेगा प्लस टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी. फाउंडेशन में वी आर गोइंग टू कवर 140 to 160 लेक्चर, जिसमें एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड वी आर गोइंग टू कवर इलेबोरेटली. एंड एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, दैट इज टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, देन टेस्ट सीरीज़ में वी आर गोइंग टू कंडक्ट 12 टेस्ट सीरीज़. द बेसिक आइडिया इज़ कि सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग आप में जो डेवलप्ड होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, वो फाउंडेशन में डेवलप करनी है. इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको चाहिए वो हमको फाउंडेशन में कवर अप करने हैं. एंड देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या फिर टेस्ट सीरीज, जिसके थ्रू वी आर गोइंग टू डेवलप द सेकेंडरी एस्पेक्ट या फिर सेकेंडरी स्किल, दैट इज़ आंसर राइटिंग स्किल. जो नॉलेज आपने गेन किया वो पेपर पे उतारना भी तो आना चाहिए. अगर वही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, राइट. तो ये दोनों चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर कॉम्प्रिहेंसिवली इन दिस कोर्स. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, then this is a last opportunity for you guys. And if you are preparing for 2025, then this is the earliest possible opportunity. अगले 6 महीने में you can elaborately cover your optional. एंड फिर जून से लेकर दिसंबर में जीएस के ऊपर फोकस करोगे, एंड फिर नेक्स्ट जनवरी से लेकर जून में आप प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, तो 1.5 साल में आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा. एंड 2025 के अटेम्प्ट के लिए विल बी रॉक सॉलिड प्रिपेयर्ड. तो अगर 2025 के लिए भी गाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, दैन दिस इज़ एन अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. डू जॉइन द बैच एंड आई होप टू सी इन द बैच. आफ्टर ऑल एवरीथिंग is available to you at a very affordable rate of 15,999 if you use my code SN Live. So thank you so much guys. I hope to see you in the class. We'll stop the session. Again जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of ours and Instagram के ऊपर you can ask me any question of yours if you are having. So thank you so much guys. अब कल मिलते हैं economical policies of Britishers के ऊपर जाएंगे. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.